तो सबसे पहले मैं इस कैलकुलेटर फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड के अंदर खोल लेता हूँ। तो ये मेरा कैलकुलेटर फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैंने 3 फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। एक index.html, style.css और app.js। इस index.html के अंदर मैं HTML का बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ और इस डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं कैलकुलेटर लिख देता हूँ। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि इस बॉडी टैग के अंदर अपने कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर मेरा कैलकुलेटर कैसे बनने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कैलकुलेटर का लुक कैसा होगा। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक डिस्प्ले होगी कुछ ऐसे, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ बटन्स होंगे। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स बनाना होगा। फिर इसके अंदर एक डिस्प्ले बनानी होगी जहाँ पे जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो इस डिस्प्ले के अंदर दिखाएगा। और यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे मैं सारे कैलकुलेटर की बटन्स बनाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे ये रेड वाला बॉक्स बनाना होगा, मतलब कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर इस तरीके का कुछ होने वाला है। तो चलिए मैं आपको ये बॉक्स बना के दिखाता हूँ। फिर इसके बाद ये डिज़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद ये डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका क्लास नेम रहेगा कंटेनर। अब मैं इस कंटेनर को सीएसएस के जरिए स्टाइल करता हूँ। चलिए मैं आपको लाइव प्रयोग करके दिखाता हूँ। जो भी मैं चेंजेस यहाँ पे करूंगा वो हमें यहाँ पे दिखते रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कंटेनर नाम का डिव बना लिया है। अब मैं अपनी सीएसएस फाइल पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं सीएसएस का जो डिफॉल्ट कोड होता है वो लिख लेता हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने नोटपैड में लिख के रखा हूँ। मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ और ये मेरे सीएसएस का जो बाय डिफॉल्ट कोड होता है वो लिख लेता हूँ, जो हर एक प्रोजेक्ट में आपको लिखना जरूरी रहेगा। इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। और ये फॉन्ट फैमिली अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि हमने कोई फॉन्ट फैमिली ऐड नहीं करी। अब मैंने जो ये बॉडी टैग है मुझे इसको डिजाइन करना होगा। इसके लिए मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लूंगा और साथ में ही एचटीएमएल टैग को भी सिलेक्ट कर लूंगा। इसकी मैं विड्थ कर दूंगा 100% और हाइट भी कर दूंगा 100%। और मैं इस पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हैशटैग 514545। मैंने साथ इसको लिंक नहीं किया है। चलिए मैं सबसे पहले इसको लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी सीएसएस फाइल को लिंक कर देता हूँ जिसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है LIN के लिंक CSS। और यहाँ पे अपने CSS फाइल का नाम दूंगा। अभी के लिए मेरी CSS फाइल का नाम स्टाइल है इसलिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई है। अब मैं अपने CSS पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू। तो देख सकते हैं मैंने जो कलर दिया था वो कलर भी इस पूरे पेज पे लग चुका है। इसकी विड्थ है 100% और हाइट भी है 100%। अब ये जो कंटेनर नाम का ट्यूब है मैं इसको डिजाइन करने वाला हूँ। इसके लिए मैं आता हूँ स्टाइल डॉट CSS पे और यहाँ पे मैं अपने कंटेनर को लिखता हूँ और इसके अंदर मैं इसको विड्थ देने वाला हूँ 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। और मैं इसको हाइट दे दूंगा अभी के लिए 400 पिक्सल और एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ हैशटैग D844। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंटेनर है वो हमें दिख रहा है। कंटेनर मतलब ये जो बॉडी के अंदर मैंने क्लास बनाई है, ट्यूब बनाया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको आपको फुल विंडो में दिखाऊं तो कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो ये हमारा रहा कंटेनर जिसकी विड्थ है 300 पिक्सल और हाइट है 400 पिक्सल। अब हमें करना क्या है कि हमें इस चीज को यहाँ पे सेंटर में लाना है। तो किसी वीडियो को सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। सबसे पहले अपने VS कोड पे चलता हूँ और मुझे ये डिव को यहाँ पे सेंटर में लाना है। मतलब वर्टिकल से भी सेंटर में लाना है और हॉरिजॉन्टल से भी सेंटर में लाना है, यहाँ पे बिल्कुल लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने बॉडी टैग को सिलेक्ट करूंगा, व्यू बॉडी टैग को सिलेक्ट करूंगा और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूंगा और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। तो यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अलाइन आइटम सेंटर करने से ये एक्स एक्सिस पे सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इधर से छूट गया स्पेस और नीचे से स्पेस छूट गया। अब ये लाइन हमारी सेंटर पे है। अभी मैं इसको अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा ड्यू पूरी तरह से सेंटर में आ गया है। जैसे हमें चाहिए था वैसा हो गया है। ये मेरा ड्यू रहा कंटेनर नाम का जो कि सेंटर में आ चुका है। इसकी विड्थ है 300 पिक्सल और हाइट है 400 पिक्सल। तो मुझे अभी के लिए इसकी विड्थ थोड़ा कम लग रही है, ये भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं इसकी विड्थ 300 पिक्सल ही रहने देता हूँ और इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 450 पिक्सल। अभी देखता हूँ कैसा लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसी डिस्प्ले होगी इसके अंदर हमारे सारे इनपुट्स दिखाई देंगे और एक बॉक्स होगा जहाँ पे हमारी सारी बटन्स दिखाई देंगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस डिस्प्ले को डिजाइन करने वाला हूँ। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे, दिखाता हूँ कैसे डिजाइन करते हैं। अब मैं इस कंटेनर के अंदर एक इनपुट टैग ले लेता हूँ और अभी के लिए मैं इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूँ इसी के अंदर। तो इस कंटेनर के अंदर मैंने एक इनपुट ले लिया है और इसी के अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ और वो नाम से। अब इस रो क्लास के अंदर हमारी सारी बटन्स होंगी। मैं इस रो क्लास के अंदर कुछ बटन्स लेने वाला हूँ। इसके लिए मैं बटन टैग को सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर मेरी पहली बटन होगी क्लियर सी और दूसरी बटन होगी परसेंटेज, तीसरी बटन होगी फिल और हमारी चौथी बटन होगी डिवाइड। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे बहुत सारी बटन्स लेनी है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये पहली बटन हमारी होगी ऊपर लाइन की, ऊपर रो की, मतलब रो ऊपर रो की बटन होगी। अब इसके अंदर मैं 7 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर 8
और यहाँ पर 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसी तरह मैं सारी बटन्स को सेट कर लेता हूँ। 4, 5, 6 और माइनस। अभी मैं थोड़ा और कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो मुझे और बटन्स चाहिए। तो मेरी कहाँ तक हो गई, माइनस तक हो गई है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 और प्लस। और इस लास्ट वाले में मैं कर देता हूँ डबल जीरो, जीरो, डॉट और इक्वल टू। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेटर में जितने भी बटन्स होती हैं, मैंने उन सभी बटन्स को बना दिया है। अगर मैं आपको इसको लाइव में प्रयोग करके दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, ये मेरा इनपुट टैग रहा। और यहाँ पे वो सारी बटन्स जो भी इसमें होती हैं, यहाँ पे टेल एक 2 बार दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जितने भी कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं, मैंने उन सभी बटन्स को डिजाइन कर लिया है एक एक करके। मैं इसको आपको लाइव प्रयोग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक इनपुट टैग होगा जो कि डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने जितने भी बटन्स होते हैं कैलकुलेटर में, उन सभी बटन्स को मैंने डिजाइन कर लिया है। अभी मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से और भी दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इन सभी बटन्स को थोड़ा और डिजाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इस इनपुट टैग को डिजाइन करने वाला हूँ। इसके लिए चलता हूँ अपने CSS फाइल पे। और यहाँ पर जो मैंने कंटेनर के अंदर विड्थ दी है, यानी कि ये वाली जो विड्थ है 300 पिक्सल और हाइट है 400 पिक्सल, मैं इसको हटा के इसकी जगह में कुछ पैडिंग करने देना चाहता हूँ। पैडिंग में इसको अभी के लिए 20 पिक्सल दे देता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो हमारा कंटेनर होगा, इसके चारों तरफ से 20-20 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, इधर से भी इधर से भी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से 20-20 पिक्सल का स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं इनपुट टैग को डिजाइन करने वाला हूँ। इसके मैं अपने यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है उसको मैं सिलेक्ट करके हूँ। कंटेनर के अंदर मेरा इनपुट है, इसको मैं विड्थ में देता हूँ अभी के लिए 300 पिक्सल। ये मेरे आप देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 300 पिक्सल हो गई है। अब मैं इसको कुछ हाइट दे दूंगा। मैं इसको हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल। देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो लिख जाएगा। मैं इसको थोड़ा और डिजाइन कर लेता हूँ। मैं इसकी आउटलाइन जो है उसको हटा देता हूँ, आउटलाइन को नन कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए, जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, एक सेकंड, जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो कर्सर इस साइड में ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये राइट साइड में ब्लिंक करे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट अलाइन है, इसको मैं राइट कर दूंगा। अब जब हम कर्सर क्लिक करेंगे तो राइट राइट साइड में ब्लिंक होगा। और मैं इसके अंदर भी थोड़ी पैडिंग देना चाहता हूँ, जिससे जो कर्सर को चिपका हुआ है थोड़ा वहां से हट जाएगा। तो इसके लिए पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल। तभी क्या हुआ कि 10 पिक्सल का जो स्पेस साइड से आ चुका है, अभी थोड़ा कर्सर दूर से ब्लिंक हो रहा है। मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ। फॉन्ट साइज में इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल। ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है। और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ #1D1616। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा जो इनपुट टैग है वो काफी अच्छा डिजाइन हो गया है। अब इसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक कलर है, मैं इसको कलर व्हाइट कर देता हूँ, ताकि जो भी कुछ मैं इसके अंदर लिखूँ वो मेरे को साफ साफ दिखाई दे। तो इसके लिए चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ #E और जो भी मैं लिखूंगा, देखिए हल्का सा व्हाइट कलर में लिख के आ रहा है। तो आपको फुल विंडो में दिखाऊं तो मेरा इनपुट टैग कुछ ऐसे दिख रहा है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब मुझे ये बटन्स को डिजाइन करना होगा। इसके लिए अपने VS कोड पे चलता हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको मैं काटता हूँ। ये रहा मेरा कंटेनर, जिसके अंदर मेरा ये इनपुट एलिमेंट रहेगा। फिर इसके अंदर ये सारी बटन्स रहेंगी। मैंने एक क्यू बनाई है रो नाम से, इसके अंदर मैंने 4 बटन रखी हुई हैं, जो कि पहली रो होगी। फिर मैंने एक और रो बनाई है, फिर दूसरी रो होगी, इसके अंदर मैंने भी 4 बटन रखी हैं। इसी तरह मैंने एक और रो बनाई है, इसके अंदर भी 4 बटन होंगी। और लास्ट में एक और रो बनाई है, इसके अंदर भी 4 बटन्स होंगे। तो इस तरह का मेरा थोड़ा HTML का स्ट्रक्चर है। कंटेनर, उसके अंदर इनपुट और इसके अंदर रो नाम की जो क्लास है, उस तरह की 4 क्लास मैंने बना के रखी हुई है। ये सब को डिजाइन करने के बाद मेरा जो लुक है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मेरा नंबर है, मैं इनको डिजाइन करूँ। ये जो रो नाम से है, क्लास है, मैं इनको डिजाइन करूँ। मैं चाहता हूँ ये एक लाइन से हो जाए, ऊपर पहली रो ऊपर हो जाए यहाँ तक, फिर दूसरी रो, फिर इसी तरह सब रो हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा और जो डॉट रो नाम से मैंने क्लास बनाई है उसको सिलेक्ट करूँगा। इस रो क्लास के अंदर मुझे बटन को भी सिलेक्ट करना होगा। मैं इसके लिए VU बटन टैग को भी सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इस रो क्लास के अंदर देख सकते हैं ये बटन से, इनको हमें डिजाइन करना है, इसलिए मैंने पहले रो को सिलेक्ट किया है, फिर रो के अंदर जो भी बटन है उनको सिलेक्ट किया। अब इनको मैं डिजाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 65 पिक्सल और इसको हाइट दे देता हूँ 65 पिक्सल। ठीक, हमारे कुछ बटन ऐसे ऐसे दिख रही हैं। ये हम इसकी विड्थ है 65 पिक्सल और हाइट भी है 65 पिक्सल। ये हमारी सारी बटन्स दिख रही हैं। तो हमें इन बटन्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लाना होगा।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन थोड़ा अलग अलग दिखे, उसके लिए मैं इसके अंदर मार्जिन थोड़ा डाल देता हूँ। मार्जिन कर देता हूँ 10 पिक्सल। देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये मार्जिन थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गई है, मार्जिन थोड़ा और कम करता हूँ। 10 पिक्सल की जगह पे मैं 5 पिक्सल करता हूँ। अभी ठीक लग रहा है। अब मुझे इन बटन्स के जो कॉर्नर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बटन्स के कॉर्नर हैं, इन्हें हमें थोड़ा राउंड करना होगा ताकि दिखने में अच्छे लगे। इसके लिए मैं बॉर्डर रेडियस मैं इसको कर देता हूँ 12 पिक्सल। ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इनको राउंड करने के बाद। और मैं इस बटन्स का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ में 22 पिक्सल करके देखता हूँ। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया है। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर इसका जो बैकग्राउंड कलर वाइट है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसके बैकग्राउंड कलर को देता हूँ 1D 1616। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये जो बैकग्राउंड कलर लग गया है मेरे बटन्स के बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लैक तरह का हो गया है। और मैं इसका फ्रंट कलर को चेंज करता हूँ। कलर को मैं कर देता हूँ #EE। तो आप वो देख सकते हैं जो मेरा कैलकुलेटर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सारी बटन्स ठीक से काम कर रहे हैं। मैं इसमें एक काम और कर सकता हूँ, ये जो बटन्स हैं मैं इनको थोड़ा फ़ॉन्ट वेट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट मैं देता हूँ 600। थोड़ा बटन दिखने में काफ़ी मोटी सी लग रही है, बोल्ड लग रही है। अब मैं अगर अपने कैलकुलेटर को देखूँ, तो जो मेरा कैलकुलेटर का जो कंटेनर है यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ। जो इसके कॉर्नर हैं, जो कंटेनर देख रहे हैं, इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड नहीं है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, इनको मैं कॉर्नर को राउंड करता हूँ। इसके मैं अपने कंटेनर पे आता हूँ और इसकी जो बॉर्डर रेडियस है मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो इसके जो बॉर्डर रेडियस है वो 10 पिक्सल हो गई है। और मैं इसके अंदर कुछ और भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ यहाँ तो बाई डिफॉल्ट 0 लिख के आए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इनपुट पे जाऊँगा। इस डेटा HTML के अंदर जो इनपुट टैग है, मैं इसमें जो प्लेस होल्डर है मैं इसको 0 करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है 0 लिख के आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो HTML और CSS का जो काम था वो खत्म हो चुका है। इसके बाद मेरा कैलकुलेटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या किया है। इसके मैं VS कोड पे चलता हूँ और मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या किया है। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर बनाया है, फिर उसके अंदर मैंने एक इनपुट टैग लिया है और फिर मैंने उसके अंदर बटन्स बनाए हैं। इनपुट टैग जो कि डिस्प्ले पे दिखाता है और इसके अंदर जो रो नाम से जो क्लास बनाई है इसके अंदर मैंने 4 बटन्स ली हुई हैं। और इस ये रो जो है मैंने 4 रो बनाई है जिसके अंदर 4-4 बटन ली हुई हैं। तो ये हमारी सब ये बटन्स को शो करेंगे और यहाँ पे मैंने अपना जो है कंटेनर का जो टेबल है वो मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था कंटेनर और ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको क्लोज। इसके बाद मैं अपने CSS चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बॉडी और HTML को फिट और हाइट 100% दी है और उसके बैकग्राउंड कलर दिया है। उसके बाद बॉडी को डिस्प्ले किया ताकि जो हमारा कैलकुलेटर है वो सेंटर में दिखाई दे। फिर इसके बाद जो है कंटेनर है, कंटेनर को मैंने विड्थ और हाइट हटा दी है। इसकी पैडिंग मैंने 20 पिक्सल कर दी है और ये बॉर्डर रेडियस वो 10 पिक्सल है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जो फिर कंटेनर के अंदर जो इनपुट बॉक्स है उसके लिए मैंने कुछ विड्थ दी है और हाइट दी है। इसके बाद जो डॉट रो बटन से है जिसके अंदर मैंने सारी बटन्स को डिजाइन किया है। इन सब चीज़ को करने के बाद मेरा कैलकुलेटर फाइनली कुछ ऐसे दिखता है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हमें इसके बाद अब इसकी जावा स्क्रिप्ट को लिखना है। अब हमारा काम जो है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए है। जावा स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर लेता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट को बॉडी टैग से पहले लिंक कर लेता हूँ। तो जिसके लिए क्या करूँगा, स्क्रिप्ट डॉट HRS और इसके अंदर मैं अपनी app.js को लिंक कर देता हूँ। जो मैंने जावास्क्रिप्ट नाम से एक फाइल बनाई है इसको लिंक कर देता हूँ app.js। अब मेरी जावास्क्रिप्ट जो है index.html के साथ लिंक हो गई है। अब मुझे जावास्क्रिप्ट की कोड को लिखना होगा ताकि जो मेरा कैलकुलेटर है वो ठीक से काम करे। मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे 2+2 लिखूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले में लिखना चाहिए। ये सब चीज़ मैं जावास्क्रिप्ट से करने वाला हूँ। तो चलिए मैं जावास्क्रिप्ट को लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं इसमें एक काम और कर लेता हूँ। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा जो इसके बीच में स्पेस बहुत कम है। मतलब कि जो हमारा डिस्प्ले है और ये जो हमारे बटन्स हैं उनके जो थोड़ा स्पेस लाना चाहता हूँ, उनको थोड़ा सा नीचे खिसकाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, ये रहा जो इनपुट एलिमेंट है, मैं इसको मार्जिन बॉटम में इसको रख देता हूँ 40 पिक्सल। तो अगर आप लोग देखें तो देखिए इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस आ गई है, जो कि अब ठीक लग रही है। तो चलो अब मैं जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स को लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आखिर ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो मैं अपनी app.js के अंदर अपने कैलकुलेटर के लॉजिक्स को लिखना चाहता हूँ। तो मैं अपनी app.js के अंदर मैं कैलकुलेटर्स की जो सारी बटन्स हैं इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बटन एलिमेंट नाम का। और मैं इसके अंदर सभी बटन्स को एक्सेस कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करके मैं सारी बटन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी सारी बटन्स, ये जो सारी बटन्स मेरी सिलेक्ट हुई हैं या नहीं। उसके लिए मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा और उसके अंदर मैं बटन एलिमेंट नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसको पास कर दूंगा। और इसको मैं अगर अपने ब्राउज़र पे देखूँ, इंस्पेक्ट करूँ, कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे देखूँ
ये मेरी सारी बटन्स को दिखा रहा है नोट लिस्ट के फॉर्म में। इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे मेरी ये बटन है, फिर ये सी वाली बटन है, फिर इंडेक्स पे ये मेरी ये बटन है स्लैश की। इसी तरह मेरी सारी बटन्स एक्सेस हो गई हैं और इस बटन का जो प्रोटोटाइप है वो नोट लिस्ट दिखा रहा है। अब सारी बटन्स को सिलेक्ट करने के बाद मेरा एम ये है कि मैं कोई भी बटन को, जैसे कि मैं अगर ये 5 बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पर लिख के आना चाहिए बटन वॉज क्लिक्ड। सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिख के आए, मतलब पता चल जाए कि मुझे मैंने ये बटन क्लिक करी है। इसके लिए मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ। यहाँ पर कंसोल डॉट जो लॉग लिखा है मैं इसको हटा देता हूँ। जिसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे मुझे हर एक बटन एलिमेंट के ऊपर एक क्लिक इवेंट लगाना होगा, ताकि मैं जब बटन को क्लिक करूँ तो वहाँ पे बटन बस क्लिक लिख के आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ और करना होगा, मुझे एक वेरिएबल लेना होगा और उस वेरिएबल का नाम होगा बटन एरे, और मैं इस बटन एरे के अंदर एक फंक्शन लिखता हूँ, एरे डॉट फॉर्म, और इस फंक्शन के अंदर मैं बटन एलिमेंट को पास कर देता हूँ। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था बटन एलिमेंट, मैं इस चीज़ को इस फंक्शन के अंदर पास कर देता हूँ, बटन एलिमेंट। अब ऐसा मैंने क्यों किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैंने बटन एलिमेंट को एरे में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे हर एक बटन के ऊपर क्लिक इवेंट लिसनर लगाना होगा। अगर मैं इस बटन को कंसोल डॉट लॉग करूँ बटन एरे, तो हमें कंसोल में दिखाएगा कि ये जो बटन्स थी हमारी वो एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। मतलब इसमें हुआ ये है, मैंने एक बटन एलिमेंट को मैंने एक बटन एरे नाम के वेरिएबल के अंदर एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं इस पर एक फॉर ईच लूप लगा सकूं। अब मेरा एम ये था कि जब मैं भी बटन पर क्लिक करूं तो यहाँ पे बटन वाज क्लिक लिख के आना चाहिए। इसके लिए मैं चलता हूँ कोड पे और मैं बटन एरे के ऊपर एक फॉर ईच लगाता हूँ, बटन एरे डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन चलाता हूँ और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ बटन। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इस बटन की जगह पे। मैंने अभी BTN नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। अब मैं इस BTN नाम की जो आर्ग्यूमेंट पास किया उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर, और ये इवेंट लिस्टनर होगा क्लिक, क्लिक नाम का एक इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ। फिर उसके बाद एक फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो वहाँ पे हमें शो होगा। तो मैं इसके अंदर अभी के लिए लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और बटन वॉज क्लिक, बटन वॉज क्लिक्ड। अभी ये कोड क्या करेगा मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये कोड क्या करेगा। तो जैसे ही मैं किसी बटन पर क्लिक करूंगा, जैसे कि मान लो मैं C वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखे आएगा बटन वॉज क्लिक्ड। अगर मैं अभी 8 वाले बटन पर क्लिक करूँ तो बटन वॉज क्लिक्ड। वैसे भी अगर मैं किसी भी बटन पर क्लिक करूँ तो वहाँ पे बटन वॉज क्लिक लिख के आएगा, मतलब मेरी सारी बटन्स जो हैं काम कर रही हैं। मैं आपको समझाता हूँ मैंने कोड में क्या लिखा है। कोड की तरफ चलता हूँ तो सबसे पहले मैंने जो बटन वेरिएबल बनाया था इसके अंदर हमारा एरे पास है बटन एलिमेंट का, वो लिखा है। फिर डॉट फॉर ईच, क्योंकि ये एरे में कन्वर्ट हो चुका है तो इसके ऊपर मैं एक फॉर ईच फंक्शन लगा सकता हूँ जो कि क्या करेगा, हर एक बटन के लिए चलेगा। और जो बटन आर्ग्यूमेंट पास है उसके ऊपर मैंने एक इवेंट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिया है। उसके अंदर मैंने जो इवेंट लगाया है वो क्लिक इवेंट लगाया है और इसके बाद मैंने एक फंक्शन लिख दिया है। उस फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा है कि कंसोल डॉट लॉग, मतलब बटन जब क्लिक हो तो बटन वहाँ स्क्रिप्ट लिख के आना चाहिए। तो मेरा पहला एम कंप्लीट हो गया है। अब मेरा दूसरा एम ये है कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक बटन वॉज क्लिक जो लिख के आ रहा है ये भी लिख के आया है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है कैलकुलेटर जो डिस्प्ले होती है वहाँ पे वो जो बटन क्लिक करता हूँ, मान लो कि मैं अगर यहाँ पे टू क्लिक करता हूँ टू बटन पे, तो यहाँ पे डिस्प्ले में टू लिख के आना चाहिए जैसे कि एक्चुअल कैलकुलेटर में होता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इसे ये डिस्प्ले जो है इस इनपुट टैग को एक्सेस करना होगा, जिसके लिए अपने VS कोड पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इनपुट टैग को एक्सेस करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ HTML में जो मेरा इनपुट टैग है उसका क्या नाम था। तो उसका मैंने कोई भी आईडी या फिर क्लास नेम नहीं दिया है, सीधा मैंने टैग नेम से ही इसको एक्सेस करूंगा। इसके लिए अपने app.js पे आता हूँ और एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम होगा इनपुट एलिमेंट। के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इनपुट एलिमेंट को एक्सेस करूंगा ताकि डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैं इस बार क्वेरी सिलेक्टर लिखूंगा और लिखूंगा और यहाँ पर मैं इनपुट एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ। अब जो है मेरा इनपुट एलिमेंट जो है एक्सेस हो गया है। अब मेरा इनपुट एलिमेंट एक्सेस हुआ है या नहीं इसको कंफर्म करने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। मैंने जो इनपुट एलिमेंट को मैंने इस वेरिएबल के अंदर एक्सेस किया है, इनपुट एलिमेंट के अंदर, मतलब जो मेरा इनपुट टैग है मैंने इसको इनपुट एलिमेंट वेरिएबल के अंदर एक्सेस किया है। तो अगर मैं इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ तो मेरे कैलकुलेटर के जो डिस्प्ले वहाँ पे लिख के आएगा। अगर आपको अपने विंडो पे दिखाऊँ वहाँ पे, तो मैंने जो भी लिखा था वो यहाँ पे लिख के आ गया है। अगर मैं इसको फिर से दिखाऊँ, मैं अगर यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, तो वहाँ पे मेरा जो है 1 2 3 लिख के आ जाएगा। ये देखिए आप 1 2 3 लिख के आ गया।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लिख रहा है ये ना लिखे। मैं चाहता हूँ जो भी मैं बटन क्लिक करूँ वो बटन वहाँ पे लिख के आए, मतलब अगर मैं 5 पे क्लिक करूँ तो वहाँ पे 5 लिख के आए। इसके लिए मुझे मैं वीएस कोड पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो गया है कि मेरा इनपुट टैग जो है मतलब एक्सेस हो चुका है, मतलब वो काम कर रहा है। अगर आप लोगों को समझ में ना आता हो कि ये डॉट वैल्यू क्या है, तो ये एक एट्रीब्यूट है। मैं अगर आपको ऐसे इसमें इसको कमेंट आउट करता हूँ और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चलता हूँ, यहाँ पे जो हम लिखते हैं, ये जो वैल्यू है ये इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो ये मेरा कैलकुलेटर पे डिस्प्ले होगा, ये देखिए जो कि डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये डॉट वैल्यू क्या है। मैं इसको यहाँ पे ना लिखते हुए मैं इसको अपनी जेएस फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। अब मेरा बटन जो इनपुट एलिमेंट है वो एक्सेस है, ये मुझे कंफर्म हो गया है। अब मेरा दूसरा एम ये था कि मैं जो भी बटन पर क्लिक करूँ तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं वीएस कोड पे चलता हूँ और इसी इसी जो एक कोड है बटन वॉज क्लिक्ड, मैं इसको वीकली हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू, ये जो बटन वेरिएबल है मैं इसको लिखता हूँ बटन डॉट इनर एचटीएमएल। मैं इस चीज को इसके अंदर पास कर देता हूँ, तो इसमें होगा ये जो बटन का जो इनर एचटीएमएल है वो इनपुट वैल्यू के अंदर पास हो जाएगी। मैं इसको आपको विंडो पे दिखाऊं, जैसे मैं किसी भी बटन पर क्लिक करूंगा, लेट्स से 5 बटन पर क्लिक करता हूँ, मतलब 5 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 लिख के आ जाएगा। अगर मैं 6 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 6 लिख के आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर किसी भी बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो बटन वहाँ पे मुझे डिस्प्ले में दिखाई देगी। ये देखिए, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब मैं 5 पे क्लिक करता हूँ तो उसके जस्ट बाद अगर मैं 6 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। कोई वैल्यू इसी के साथ ऐड होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यू चेंज हो रही है। जो अगर मैं 2+2 3 बार लिखूँ तो उसी में ऐड होता चला जाइए। तो इसके लिए मुझे कुछ और कोड लिखना होगा। इसके लिए अपने वीएस कोड पे चलता हूँ और मैं इसको सही करता हूँ। तो अब मेरा दूसरा भी एम कंप्लीट हो गया है। मेरा दूसरा एम ये था कि जब मैं बटन पर क्लिक करूँ तो वो चीज़ मुझे डिस्प्ले में दिखनी चाहिए, जो कि वैसे ही काम करे, मतलब मेरा दूसरा एम कंप्लीट हो गया। और मेरा तीसरा एम ये है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक किया, अगर मैं अब 5 पे क्लिक करूँ तो ये 4 जो है 5, 4 के बाद 5 ऐड हो जाना चाहिए, ना कि उसको रिप्लेस करे। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं ये इसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखा है, अगर मैं इधर 2 पे क्लिक करूँ तो 5 जो है 2 जो है 5 के बाद लिख के आना चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। इसके लिए मुझे थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड पे। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ, कोड्स के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि जब बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ एक्सपेंशन के अंदर मैं लिखता हूँ ब्लैंक स्ट्रिंग इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग प्लस, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो मैंने लिखा है, बट मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ऐसे अभी के लिए इस पूरी लाइन को हटा देता हूँ। ब्लैंक स्ट्रिंग प्लस बटन डॉट इनर एचटीएमएल, और मैंने ये जो भी लिखा है मैं इसको इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर असाइन कर देता हूँ। इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, और इसके अंदर मैं ब्लैंक स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे होगा ये कि अब जैसा मैं चाहता तो वैसा यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और इसके बाद 3 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जुड़ते चले जा रहे हैं। 6 लिखूंगा, कोई बटन पर क्लिक करता हूँ, वो देखिए वो नंबर्स उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सी बटन पर क्लिक करूँ तो ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अभी अभी क्या होगा, अभी सी बटन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सी लिख के आ रहा है, लेकिन ये सी बटन पे क्लियर करूँ तो ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसका कोड लिखता हूँ, तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अब मुझे बहुत सारी इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं सी बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर जैसे कि जो भी कुछ लिखा है, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो क्लियर हो जाना चाहिए। मैं इस पे क्लिक करूँ तो वहां से सब कुछ मिट जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफ बटन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल इक्वल टू सी, अगर ऐसा होता है, मैंने कंडीशन लिखी है बटन डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब बटन के अंदर जो इनर एचटीएमएल अगर वो सी है तो क्या होगा, ब्लैंक स्ट्रिंग इक्वल टू खाली हो जानी चाहिए। और इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, इसके अंदर मैं ब्लैंक स्ट्रिंग को असाइन कर देता हूँ और एल्स में, और मैं इस ये जो पार्ट है मैं इसको एल्स में डाल देता हूँ, इसको हटाता हूँ और एल्स, इस पार्ट में एल्स में डाल देता हूँ। इस इफ के अंदर मैंने कंडीशन दी है कि अगर कोई भी सी बटन पर क्लिक करता है तो वहाँ पर जो भी वैल्यू डिस्प्ले के अंदर लिखी होगी वो क्लियर हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये अभी के लिए मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। तो जैसे ही कोई सी बटन पर क्लिक करेगा, मतलब क्लियर बटन पर क्लिक करेगा, वैसे ये सारी वैल्यू रिमूव हो जाएगी।
तो देखिए जैसे मैंने कोई भी वैल्यू लिखी है, ऐसे लिखा मैंने कुछ, और मैं जैसे इसी बटन पर क्लिक करता हूँ, वो सारी वैल्यू क्लियर हो जाएँगी और यहाँ पर वापस से 0 लिख के आ जाएगा। अब इसके बाद मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर जब कोई इस बटन पर क्लिक करे तो वो नंबर एक-एक करके डिलीट होना चाहिए। मतलब जब इस पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे 6 हट जाना चाहिए, फिर इसके बाद वापस से 6 हट जाना चाहिए, फिर ऐसा एक-एक स्टेप में नंबर बैक होना चाहिए, जिससे कि आप लोग कैलकुलेटर में देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। फिर 1, 2 और 3 अगर मैं लिखता हूँ, 2 और 3 जो मैंने लिखा है, अगर मैं डिल पे क्लिक करूँ तो ये मेरा राइट साइड से एक-एक स्टेप को बैक करे। तो इसके लिए मुझे कोड लिखना होगा, मैं चलता हूँ कोड पे, इसके लिए मुझे कंडीशन लिखनी होगी। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन देता हूँ, एल्स इफ अगर मेरी जो बटन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल इक्वल होती है डी ई और एल के, तब अगर अब मैं यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन को लिखता हूँ, एल्स इफ अगर जो हमारी बटन डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू होती है डेल के, तब क्या करना होगा, तब ये कंडीशन चलेगी, स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देते हैं 0 लेक्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसके अंदर एक लेंथ पैरामीटर पास कर देता हूँ -1 और जो भी इनपुट वैल्यू रहेगी, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। मैं दिखाता हूँ कि ये कोड क्या करेगा, फिर मैं आपको इस कोड को समझाता हूँ। तो ये इसके साथ काम नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वैल्यू डाली थी ये गलत हो गई थी। यहाँ पे मैं वैल्यू की स्पेलिंग जो है गलत लिख दिया था। अब ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ 3, 2, 1, अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक-एक स्टेप जो है नंबर्स को बैक करेगा। देखिए 1 गायब हो गया, 2 गायब हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा। तो मेरी ये 2 बटन प्रॉपर काम कर रही हैं। अब मुझे बाकी है इक्वल टू बटन को ठीक करना है। कि जब भी अगर मैं 2 प्लस 2 अगर मैं इक्वल पे क्लिक करूँ तो उसका एडिशन आ जाना चाहिए। अभी जो नहीं आ रहा है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको भी ठीक करता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड पे और यहाँ पर मैं एक कंडीशन और लगाता हूँ, एल्स इफ बटन डॉट इनर एचटीएमएल इसको इक्वल बटन, तब क्या करना होगा, तब एक अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब करना क्या होगा, फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है इवैल्यूएट नाम का, तो क्या करना होगा, ब्लैंक स्ट्रिंग इज इक्वल टू इवैल और मैं इसके अंदर एक पास कर देता हूँ अपनी ब्लैंक स्ट्रिंग को और इनपुट इनपुट और एलिमेंट के अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। ये जो इवैल फंक्शन है ये क्या करता है, ये हमारी स्ट्रिंग को मैथमेटिकल तरीके से इवैल्यूएशन करके हमें रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 2 करता हूँ तो अगर मैं इक्वल पे करूंगा तो ये हमें और आंसर देगा। तो मेरा कैलकुलेटर बनके तैयार हो गया है और मैं इसको ऐसे काटूँगा, उसको फुल विंडो में लगाऊँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो आप इसे अब जो भी कुछ करेंगे तो वो फिर सेम कैलकुलेटर की तरह एक्ट करेगा। अब मैं इसको 1 + 1 करता हूँ और इक्वल बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये 2 आंसर देगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो ये मुझे 6 आंसर देगा। अगर मैं इसे क्लियर करता हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज़ पे लिखता हूँ और मल्टीप्लाई बटन में क्लिक करता हूँ, तो एक-एक स्टेप वैल्यू बैक होंगी। तो आज के हमारे वीडियो में आपको ये कैलकुलेटर कैसा लगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। इससे पहले मैं आपको अपने वीएस कोड में चलता हूँ और जावास्क्रिप्ट के कोड को एक बार दिखा देता हूँ। मैं आपको सभी कोड्स को एक-एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड रहा, ये आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हो और इसको सेम ऐसा ही अपने वीएस कोड पे लिख सकते हो। तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है और ये मेरा सीएसएस का कोड है, ये आप लोग देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मेरा एचटीएमएल का कोड है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।